नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और ख़ास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको ज्योग्राफी क्लास 12th का जब मैंने आपको सिलेबस बताया था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम जल्द ही क्लास 12th ज्योग्राफी का न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे, जो कि आज से हम अपना शुरू करने वाले हैं। ज्योग्राफी विषय का न्यू कोर्स जो कि क्लास 12th के लिए होने वाला है। वैसे आपका जो स्कूल है वो शुरू हो चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है अपना जो सिलेबस है वो भी एक रफ्तार से शुरू करेंगे और जल्द ही हम जो है अपना सिलेबस पूरा ख़त्म कर लेंगे। तो आज से हम अपना ज्योग्राफी, भूगोल जिसे हम कहते हैं, उसका न्यू कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा क्लास 12th है पूरा का पूरा, उसके अंदर ज्योग्राफी में पुस्तकें कितनी हैं। तो जो आपका पहला पुस्तक है उसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। बहुत अच्छा चैप्टर है, या बुक कह सकते हो आप, ठीक है। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये आपका दूसरा बुक है। और जो आपका तीसरा बुक है वो थोड़ा अलग बुक है, ठीक है। भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, ये आपका है ज्योग्राफी का थर्ड बुक का नाम, या फिर बुक कह सकते हो आप वो। देखो, जो आपका पहला बुक है, पहले मैं आपको इन तीनों बुक में डिफरेंस बता देता हूँ, यानी अंतर क्या है। देखो, जो आपका पहला बुक है उसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी जो मनुष्य है और जो प्रकृति है, उन दोनों के बीच जो भी संबंध है उनके मूल मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये इस चैप्टर का नाम, इस जो बुक है उसका नाम है ये। यानी इसमें आप ये पढ़ोगे कि मनुष्य और पृथ्वी का जो भी पहले से अभी तक जो भी संबंध था, उसमें मूल सिद्धांत क्या है, ठीक है। मूल सिद्धांत क्या है, यही बुक है आपका, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ फोटो भी दे रखा है, ये दो लड़के यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे उद्योग लगा हुआ है, यहाँ पे काम हो रहा है, ये देखो बड़ा जंगल इलाका है, ये पूरा जो है इस पुस्तक को दर्शाता है। और पीछे आप देखोगे तो मैप का ये चित्र दिखेगा ऐसे, ये विश्व लेवल का मैप है। देखो भारत यहाँ दिखेगा, ये रहा भारत का हमारा मैप जो बुक के अंदर है, ठीक है। बहुत ही तीनों बुक इजी है, कुछ भी नहीं है तीनों बुक में, ठीक है। एक बार समझोगे समझ में आ जाएगा। देखो, जो हमारा पहला बुक है वो विश्व लेवल पे है, यानी आप इसमें चीन, अमेरिका, जापान, किसी भी देश के बारे में पढ़ सकते हो, भले ही वो भारत क्यों ना हो। और जो हमारा दूसरा पुस्तक है उसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, यानी मनुष्य, यानी भारत के अंदर जो भारत जो हमारा देश है उसके अंदर जो हमारे लोग हैं और वहाँ की जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कैसी है। बुक खुद कहता है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, यानी भारत के अंदर जो लोग हैं उन, और वहाँ भारत देश का जो है अर्थव्यवस्था किस प्रकार से अभी है और पहले कैसा था। जैसे ये लोग देख लो कृषि कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को ही दर्शा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे चारागाह क्षेत्र है, ये पशु यहाँ पे चरे हुए हैं। और ये देखो बिजलियां कड़क रही है, उद्योगों से धुआं निकल रहे हैं, इस पुस्तक पे चित्र दे रखा है। तो ये तीनों चित्र जो बुक के ऊपर होते हैं ना, ये सभी बुक को ही दर्शाते हैं कि बुक में है क्या, ठीक है। तीसरा जो हमारा पुस्तक है वो देखो जंगल का चित्र दे रखा है पीछे। तो ये जो पुस्तक है ना, ये भूगोल का प्रयोगात्मक है, यानी प्रैक्टिकल काम है, ठीक है। प्रयोगात्मक कार्य यानी प्रैक्टिकली एक्टिविटी। तो भूगोल का जो है कुछ प्रैक्टिकली, जो आप मान लो जो आपका प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स का, तो 30 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें ये बुक जो है काम में आता है। और इसी बुक के जो चैप्टर हैं उसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही ये बुक है। ज्योग्राफी के कुल किताब थे हमारे ये। अब हम बात करते हैं जो हमारा पहला बुक है। देखो, मैं आपको ऐसे कराऊंगा, पहले मैं आपको जो है पहला बुक खत्म करवा दूंगा, फिर दूसरा करा दूंगा, फिर तीसरा करा दूंगा, ऐसे करा दूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो आज से हम अपना पहला बुक शुरू करते हैं। पहला बुक कौन सा है, जिसका नाम क्या है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मैं आपको बारीकी से बताऊंगा हर चीज, ठीक है। इसमें हम कौन सा चैप्टर करेंगे, जिसमें हम पहला चैप्टर करेंगे। देखो, जो हमारा पहला पुस्तक है उसका नाम क्या है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है, समझ गए। और जो पहला हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ठीक है। ये भी अर्थ बताऊंगा मैं आपको चैप्टर का, ठीक है। तभी मैं आपको बताऊंगा, आप समझते हो चलोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, क्लास 12th ज्योग्राफी भूगोल, पहला हमारा जो है चैप्टर है जिसका नाम मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है। आज से हमारा न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ और ये न्यू कोर्स जो हमारा लगभग लगभग चलता रहेगा। जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा तो हम MCQ क्वेश्चन शुरू करेंगे और बाकी सभी काम जो है हम करेंगे ज्योग्राफी से संबंधित, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ठीक है। और अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है। और आपका कोई डाउट रहता है, कोई भी आपका जो क्वेरी है वो रहता है, तो आप मुझसे पर्सनली आकर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है और आप फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और कोई भी आपका सवाल हो वहाँ पर आके आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। बात करते हैं टॉपिक की। तो हमारे टोटल
11 टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, देखो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा ये चैप्टर है ना, ये एक वीडियो में हमारा समाप्त हो जाएगा। जो कि हमारा जो ये वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो में जो हमारा चैप्टर है ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो टोटल हमारे 11 टॉपिक हैं। अगर आप 11 टॉपिक समझ लोगे यानी आपने इस चैप्टर को समझ लिया। पहले हम भूगोल का अर्थ समझेंगे, भूगोल का अर्थ क्या होता है। फिर भूगोल की शाखाएं समझेंगे। मानव का अर्थ क्या है, मनुष्य जो है उसका अर्थ क्या है, मनुष्य है कौन, वो समझेंगे। मानव यानी मनुष्य, और जो हमारा पृथ्वी है, मनुष्य और पृथ्वी का संबंध कैसा है। आप अभी जहाँ पे हो पृथ्वी के अंदर ही तो हो आप, तो आप पृथ्वी के अंदर हो अभी, तो पृथ्वी और आप दोनों के बीच में क्या संबंध है ये समझेंगे। और मानव जो भूगोल है, मानव भूगोल के क्षेत्र कौन से हैं, यानी जब भी हम मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे तो उसमें किस क्षेत्र की हम बात करेंगे। मानव भूगोल के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी हम बात नहीं करते, इसलिए हम उसे उप क्षेत्र में रखते हैं। उप क्षेत्र कौन से हैं, भौगोलिक विचारधारा। भौगोलिक विचारधारा के प्रकार, कितने प्रकार के हमारे भौगोलिक विचारधारा है जी। देखो भौगोलिक विचारधारा का मतलब है कि जो भूगोल है, जो भूगोलविद हैं, जो भूगोल के वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या विचारधारा अपना दिया है, वो मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, ये समझेंगे। और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ आज। आज आप देखोगे तो बहुत चीज है, साइकिल है, बाइक है, कार है, इतना जो ये चीज है आज के जमाने में, ये सब कैसे बना। एक टाइम था जब आदमी जो है जानवरों का प्रयोग करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, भले वो घोड़ा घोड़ा हो या ऊंट हो, कुछ भी हो। तो पहले घोड़ा का प्रयोग होता था एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, लेकिन आजकल क्या है, आजकल बाइक चाहिए या फिर कार चाहिए। तो देख लो कैसे पृथ्वी बदल रहा है। ये पृथ्वी देखो आप, पीछे ग्लोब है, तो ये ग्लोब जो है, इसमें पृथ्वी जो मनुष्य है अंदर, वो कैसे बदलता जा रहा है, पहले और अब में कितना अंतर होता जा रहा है। देखो पृथ्वी वही है, बस अंदर जो लोग हैं ना पृथ्वी के, उनका विचार बदल रहा है समय के साथ साथ। इसी को समझेंगे। हमारे चैप्टर का नाम ही है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, और किताब का अर्थ समझो एक बार। देखो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी मनुष्य है और पृथ्वी है, इसके सिद्धांत क्या क्या है। ठीक है, तो इसी को समझेंगे। ये पूरा चैप्टर हमारा जो है इसी के ऊपर रहता है। इस बुक का भी एक तरह से संबंधित यहाँ पे बहुत सी बातें हैं। यही हमारा किताब का अर्थ हो जाता है। अब बात करते हैं चैप्टर का अर्थ, जो हमारा अध्याय है उसका क्या अर्थ है। देखो मैं आपको चैप्टर का अर्थ भी बताता हूँ, भूगोल का जो हमारा मान लो कोई भी पुस्तक है उसका अर्थ भी बताता हूँ, और जो हमारा चैप्टर है उसका भी अर्थ बताता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा चैप्टर का अर्थ तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, है ना। इसलिए जो है मैं आपको चैप्टर का अर्थ भी जो है वो भी बता देता हूँ। देखो मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये नाम अगर आप यहीं पे समझ जाओगे ना, तो मेरी गारंटी है कि आप चैप्टर को यहीं पे समझ लोगे। देखो नाम ध्यान से समझना। तो मानव एक शब्द आता है यहाँ पर, मानव, एक भूगोल नामक शब्द आता है, एक प्रकृति नामक शब्द आता है, और एवं का मतलब तो और होता है, इसको काट दो। ठीक है, विषय का मतलब टॉपिक हो जाता है, क्षेत्र का मतलब दिशा हो जाता है। ठीक है, यानी मनुष्य जो पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के अंदर जो मनुष्य है, वहां की जो प्रकृति है, और जो हम पृथ्वी का, प्रकृति का और मानव का, इन तीनों का जो भी हम अध्ययन करते हैं उनके क्षेत्र कौन से, भले वो पृथ्वी हो हमारा, मानव हो, या पूरा पर्यावरण हो। और आपको पता होगा पर्यावरण का मनुष्य के साथ बहुत ही संबंध है। आपको खाना बनाना होगा तो आपको पर्यावरण की आवश्यकता है, अगर आपको सांस लेना है तब भी आपको पर्यावरण चाहिए, आपको कपड़े पहनने तो पर्यावरण चाहिए, आपको घर बनाना है तो पर्यावरण चाहिए, है ना। आपको कोई भी काम करना है तो पर्यावरण चाहिए। अगर आपको विटामिन डी लेना है तो उसके लिए भी पर्यावरण चाहिए, या कुछ भी आपको काम है, सब में सभी में जो आपको पर्यावरण चाहिए होता है, तो उसका भी अध्ययन होता है इस भूगोल के अंदर। ठीक है, एक बात बताना है मेरे को आपको। देखो भूगोल तो एक पृथ्वी हो गया, उसको दो भागों में बांटते हैं, एक भौतिक भूगोल होता है, एक मानव भूगोल होता है। भौतिक यानी पृथ्वी का अध्ययन तो होगा, लेकिन वो भौतिक रूप से होगा, और मानव भूगोल यानी मानव का अध्ययन होगा पृथ्वी के अंदर। ठीक है, इस अध्याय में हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस अध्याय में हम मनुष्य और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करेंगे, और यह भी जानेंगे कि मनुष्य और प्रकृति ने अपना विकास मतलब कैसे किया, मनुष्य ने प्रकृति का विकास कैसे किया है, ये भी समझेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप इस तरह से आप ये कह सकते हो कि आप ऐसा मान सकते हो कि जो हमारा ये पूरा पूरा अध्याय है ना, ये इतिहास का टॉपिक है, प्राचीन इतिहास का टॉपिक है, ऐसा आप समझ सकते हो, क्योंकि इसमें प्राचीन युग की बात बताई जाती है। ठीक है, इस अध्याय में हम मनुष्य के क्षेत्र और उपक्षेत्र भी जानेंगे कि क्या क्या क्षेत्र है और क्या क्या उपक्षेत्र है। चैप्टर शुरू हो जाता है यहाँ से। शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर।
देखो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक हमारा है भूगोल का अर्थ। भूगोल आपको पता होगा, जो हमारा पूरा पूरा पृथ्वी है यही भूगोल है। तो भूगोल का अर्थ क्या होता है ये समझते हैं। देखो भूगोल जो है, आपको एक नाम दिख रहा है भूगोल, और ये आपके तकरीबन 5वीं क्लास, 4थी क्लास, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सभी में आप पढ़ते हुए आ रहे हो, और अब आप 12वीं में आ चुके हो, तो आपको इतना तो पता होगा कि भूगोल होता क्या है। भूगोल यानी हमारा पृथ्वी। अब पृथ्वी का अध्ययन जब भी हम करेंगे वो भूगोल की कैटेगरी में आता है। ठीक है। एक अर्थ अगर आपको और बताऊं तो देखो, भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। जियो का अर्थ हो जाता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ हो जाता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है। पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। समझ गए। जब भी आप पृथ्वी का अध्ययन करोगे वो भूगोल कहलाता है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का नाम ही है भूगोल। तो इसमें जो भी बातें होती हैं वो पृथ्वी को लेकर ही होती है। ठीक है, समझ गए आप, यही इसका अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भूगोल की शाखाएं। भूगोल की कितनी शाखाएं हैं। भूगोल का अध्ययन जब भी हम करेंगे, पृथ्वी का जब भी हम अध्ययन करेंगे, तो उसको 2 भागों में बांट के करेंगे। पृथ्वी आपको पता है पूरा एक ग्लोब। अब ग्लोब का अध्ययन तो हो रहा है, लेकिन उसके अंदर 2 चीजें हैं, एक मनुष्य है और एक पूरा पर्यावरण है। इन दोनों का अध्ययन होता है। तो पहले हम समझते हैं कि भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं। देखो भूगोल की हमारी 2 शाखाएं हैं। पहला है भौतिक भूगोल। ठीक है, ये है हमारा पृथ्वी, ध्यान से समझना, ये हमारा पृथ्वी है। इसके अंदर या तो मनुष्य रहता है, ठीक है, या तो मनुष्य रहेगा, या तो पूरा हमारा प्रकृति रहेगा। ठीक है। तो एक तरफ हम पृथ्वी के अंदर प्रकृति का अध्ययन करते हैं जो कि भौतिक भूगोल में आता है, और एक तरफ हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं जो कि मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। समझ गए। पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर 2 लोग हैं, एक मनुष्य, एक पर्यावरण। तो पर्यावरण का अध्ययन जब भी हम करते हैं उसे भौतिक भूगोल की कैटेगरी में रखते हैं, और अगर हम मानव का अध्ययन करेंगे तो वो हमारा मानव भूगोल के कैटेगरी में आता है। समझ गए। पृथ्वी 2 काम और दोनों का अध्ययन नाम अलग अलग, यही हमारी शाखाएं हैं। अब हम बात करते हैं मानव का। मानव आपको पता होगा, अब एक जमाने में वो बंदर था, फिर धीरे धीरे वो मनुष्य का रूप लेता गया, और आज के जमाने में ऐसा मनुष्य बन गया है। ठीक है, ये है प्राचीन युग से चलता गया और आज मनुष्य ऐसा है। तो मानव जो शब्द है, मानव, इसका क्या अर्थ होता है, मनुष्य का क्या अर्थ होता है, इसको समझते हैं। आपके बुक में नहीं है ये मनुष्य का अर्थ। ठीक है, मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर समझ में आए। अब जो अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये जो मैंने अर्थ आपके सामने लिखा है ये आपकी बुक का नहीं है। ठीक है, ये आपकी बुक का नहीं है, कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये मैंने अपने मन से लिखा है। देखो, मानव का अर्थ यानी वह प्राणी जो सजीव हो, सांस लेता हो, तथा अन्य प्राणी की तुलना में अधिक बुद्धिमान हो। आपको पता होगा जानवर की तुलना में जो मनुष्य होते हैं उनका जो मस्तिष्क होता है वो कुछ ज्यादा ही मतलब डेवलप हो जाता है, विकास हो जाता है उस दिमाग का। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम, यानी वह प्राणी जो पृथ्वी के अंदर हो लेकिन वो सजीव हो, और अन्य प्राणी की तुलना में बहुत ही बुद्धिमान हो, तथा अपने जीवन के अच्छे काम और बुरे काम को समझ सके और अपने विकास की ओर बढ़े, उसे मानव कहते हैं। समझ गए, यही मानव है। और मानव का क्या परिभाषा होगा आप बताओ। अगर आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो यहाँ पे परिभाषा बहुत ही बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो हमारे अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने मानव को लेकर अलग अलग परिभाषा दिया है। ठीक है, मानव जो हमारा शब्द है ना, इसका अर्थ ग्रेजुएशन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे विचारधारा हैं। मान लो 1000 जो हमारे पूरे पूरे विद्वान हैं, 1000 विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दिया मनुष्य का। कुछ कहते हैं कि मनुष्य जो दूसरे को खुशी रखता है या फिर दूसरों को अपने से अच्छा रखता है उसे मनुष्य कहते हैं, यानी दूसरों से अच्छा रहता है उसको मनुष्य कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो विद्वान है उन्होंने अलग अलग परिभाषा दिया मानव शब्द को लेकर। तो फिलहाल ये हमारा जो परिभाषा है ये बहुत अच्छा परिभाषा है, सभी का मानना यही है। देखो, मानव भूगोल का अर्थ, अब हमने क्या समझा, पहले हमने भूगोल का अर्थ समझ लिया, फिर मानव का अर्थ समझ लिया। ठीक है, तो अब हम मानव और भूगोल इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा। मानव और भूगोल को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, तो इसको समझते हैं। देखो अपन समझते हैं मानव भूगोल का अर्थ। देखो, मनुष्य और प्रकृति के बीच जो भी संबंध है अगर उनका हम अध्ययन करते हैं तो वही मानव भूगोल होता है। और आसान भाषा में समझाओ तो जो हमारा पृथ्वी है
और जो पृथ्वी के अंदर मनुष्य है। तो पृथ्वी हो गया पहला, मान लो ए नाम हमारा हो गया पृथ्वी, ध्यान से समझना, ये हो गया हमारा पृथ्वी, ठीक है। और जो हमारा बी है ये हो गया हमारा मनुष्य, यानी समझ गए, पृथ्वी और मनुष्य के बीच जो भी संबंध है, अच्छा बुरा खराब जो भी संबंध है, उन संबंधों का जब भी हम अध्ययन कर लेते हैं ना, तो वही हमारा मानव भूगोल, ठीक है, वही मानव भूगोल है, समझ गए। तो यही हमारा मानव भूगोल का एक अर्थ हो जाता है। देखो मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं ये समझ लेते हैं। मानव भूगोल के इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जो बहुत ही अच्छे क्षेत्र हैं। देखो ये पृथ्वी का फोटो है, यहाँ पर एक मनुष्य बैठा हुआ है कुर्सी पे, ठीक है। ये क्या दर्शाता है, ये अपने क्षेत्र को दर्शाता है कि पृथ्वी के अंदर अगर मनुष्य है तो उसका अध्ययन का कौन कौन सा क्षेत्र है। देखो नगरीय भूगोल, या तो पृथ्वी के अंदर हम जो नगर होता है उसका अध्ययन कर लेंगे, अगर मानव को जानना है। मतलब आप ये मान सकते हो अगर हमें मानव भूगोल का अध्ययन करना है तो या तो हम जो इलाका होता है नगरीय भूगोल होता है उसका अर्थ समझ लेंगे या उसका अध्ययन कर लेंगे। दूसरा जनसंख्या भूगोल, तीसरा आर्थिक भूगोल, आर्थिक रूप से। ये सभी आपकी बुक के लाइन है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ क्षेत्र के। राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, और हमारा एक है सामाजिक भूगोल। ये 6 जो आपको क्षेत्र दिखा रहा हूँ ना, ये आपके बुक के हैं, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। अब बात करते हैं मानव भूगोल के उपक्षेत्र। उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके ज्योग्राफी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो संसाधन भूगोल हो गया हमारा पहला, कृषि भूगोल हो गया, उद्योग भूगोल हो गया, और व्यापार भूगोल हो गया, और पर्यटन भूगोल हो गया। ये सभी हमारे उपक्षेत्र हैं। अब हम बात करते हैं भौगोलिक विचारधारा। इन दोनों का अर्थ समझ लो। देखो विचारधारा का मतलब होता है एक विचार जो हम कहीं देते हैं वो विचारधारा कहलाता है, और भौगोलिक का मतलब हो जाता है जो भूगोल है। जो ये देखो जो पृथ्वी का अध्ययन करने वाले जो लोग हैं ना, उनको हम भूगोलविद कहते हैं। तो भूगोलविद ने क्या क्या विचारधारा दिया है मानव और पृथ्वी के बीच के संबंधों में। मान लो ए नाम का जो हमारा हो गया पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी हो गया, और बी नाम का हमारा हो गया मनुष्य। तो पृथ्वी और मनुष्य के बीच जो भी संबंध है, अगर उन संबंधों को जब भी कोई भूगोलविद बताता है तो उसे हम कहते हैं भौगोलिक विचारधारा। यानी विचारधारा मिल तो रहा है लेकिन वो भूगोलविद के द्वारा मिल रहा है, ठीक है। तो भौगोलिक विचारधारा जो है उसका अर्थ क्या होता है, अगर हमें कोई भी भूगोलविद एक विचार दे देता है तो उसको हम भौगोलिक विचारधारा क्यों कहते हैं, उसका अर्थ क्या है वो समझते हैं। देखो भौगोलिक विचारधारा का अर्थ इतना ही होता है कि मनुष्य, या फिर भूगोल मान सकते हो, भौगोलिक विचारधारा का अर्थ इतना ही होता है कि भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जो, मान लो भूगोल है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी को लेकर पृथ्वी के अध्ययन में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं। अगर वो मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो भी संबंध है, अगर उनको अगर वो बता देगा भूगोलविद, तो वही हमारा भौगोलिक विचारधारा है। समझ गए। यहाँ पे आप समझ सकते हो, यहाँ पे देखो आप यहाँ पे समझ सकते हो जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो जो ये भौगोलिक विचारधारा मैंने आपको जो बताया, ये था हमारा भौगोलिक विचारधारा। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारे पूरे के पूरे, जो हमारा पृथ्वी है पूरा का पूरा, और जो मनुष्य है, तो पृथ्वी और मनुष्य के बीच जो भी संबंध है, अगर उन संबंधों को अगर कोई भूगोलविद बता देता है, कोई विचार देता है, तो उसी को भौगोलिक विचारधारा कहते हैं। समझ गए। तो चलते हैं आगे। देखो भौगोलिक विचारधारा के प्रकार कितने कितने हैं। भौगोलिक विचारधारा जो है उसके कितने प्रकार हैं। आज तक भूगोलविद ने कितने विचारधारा दिए हैं मनुष्य और पर्यावरण के बीच के अंतर का, या फिर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो संबंधों का। तो आपके बुक के अंदर 3 विचारधाराएं मिले हैं हमें, या 3 विचारधारा उसमें दिया गया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं उन तीनों विचारधारा को ही बताऊंगा। पहला हमारा है नियतिवाद विचारधारा। इसे हम नियतिवादी विचारधारा, निश्चयवादी विचारधारा, नियतिवाद विचारधारा, निश्चयवाद विचारधारा सभी कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। नियतिवादी कह लो
नियतिवाद कह लो, या फिर निश्चयवादी, या फिर निश्चयवाद, सभी का मतलब एक ही है। ठीक है, क्या होता है ना कि अगर कोई भूगोलविद कोई विचार देता है तो उस विचारधारा को हम कई नामों से जानने लग जाते हैं, उसी को कहते हैं। ठीक है, आप जैसे मान लो दूसरा हमारा विचारधारा है रुको और जाओ विचारधारा, इसे हम मध्यम मार्ग विचारधारा भी कह देते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। और तीसरा हमारा है संभववाद विचारधारा। संभववाद विचारधारा को हम नव निश्चयवाद विचारधारा भी कह देते हैं, क्योंकि ये नया निश्चयवादी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो इन तीन विचारधारा को हम बिल्कुल डीप विस्तार से अच्छे से समझते हैं। आप नोट्स बनाते हो, चलो आपको बहुत फायदा होगा। आप एक कॉपी निकाल सकते हो, एक पेन निकाल सकते हो और आप नोट बना सकते हो। ठीक है, तो पहले हम ये जानते हैं, देखो पीछे, पहले तो हम ये जानते हैं कि नियतिवाद या निश्चयवादी विचारधारा क्या है, इस विचारधारा के अंदर क्या आता है। तो इसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो, आज का जो मनुष्य है, आज का जो मनुष्य है और जो पहले का जो मनुष्य था, इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फर्क है। पहले का जो मनुष्य था वो आदिम अवस्था में था। क्या था? आदिम अवस्था में था। ठीक है, पहले का जो मनुष्य था वो आदिम अवस्था में था, लेकिन जो आज का मनुष्य है ये बिल्कुल भी आदिम अवस्था में नहीं है, आदिवासी बिल्कुल भी नहीं है। आज का मनुष्य आप देखो तो कहीं से भी वो आदिवासी लगते हैं, नहीं लगते। तो यही है, पहले जो मनुष्य थे और अब जो मनुष्य हो गए हैं, ये क्या है। तो नियतिवाद में हम क्या समझेंगे कि जो पहले के मनुष्य थे, समझ गए, यही है जो हमारे पहले के मनुष्य थे और जो अब के मनुष्य हैं। तो नियतिवाद में हम ये समझेंगे कि जो पहले मनुष्य थे ना, आज से 4000 साल पहले, ईसा पूर्व से पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ईसा पूर्व से पहले की बात है। तो आज से 4000 साल पहले जो मनुष्य हुआ करते थे वो कैसे थे, वही हमें यहाँ समझना है नियतिवादी विचारधारा में। ठीक है, एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ। देखो, अब हम समझते हैं। देखो, प्रारंभ में क्या था, मनुष्य आदिम अवस्था में था और उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। इस समय प्रौद्योगिकी का जो स्तर है ना, बहुत ही निम्न था। प्रौद्योगिकी का मतलब हो जाता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, मानव विकास भी बहुत ही कम था, मानव प्रकृति का सुनता था। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जो मनुष्य था ना वो प्रकृति का गुलाम था, प्रकृति से डरता था। अगर बारिश आ जाएगा तो डरेगा, बोलेगा ये किसका प्रकोप है, क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो डरता था, पहले का जो मनुष्य था। 4000 पहले वाला जो मनुष्य था वो पूरे प्रकृति में, मतलब प्रकृति से बहुत डरता था। ठीक है, बहुत ही आदिम अवस्था में था, प्रकृति की सुनता था, उसकी पूजा करता था, उससे डरता था। बारिश आता तो डरता था, ठंडी में वो और डरता था। एसी कुछ था नहीं, गर्मी में कूलर था नहीं, है ना, और आग की खोज भी नहीं हुई थी उस समय। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो आप जो हमारा पहले का मनुष्य था वो बहुत ही आदिम अवस्था में था, बहुत ही उसको कुछ ज्ञान नहीं था, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं था। तो ऐसा हमारा पहले का मनुष्य था, ये पूरा लाइन वही कहता है। ठीक है, और इस अवस्था को रेड जेल ने दिया था। आप ध्यान रखना, इसके समर्थक हैं रेड जेल। नियतिवादी विचारधारा किसने दिया था? तो आप कहोगे रेड जेल, जो हमारे भूगोलविद हैं उन्होंने नियतिवादी विचारधारा का समर्थन किया था, उन्होंने ही ये विचारधारा दिया है, उनके द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, अब दूसरा हमारा विचारधारा है रुको और जाओ विचारधारा। इसमें समझो, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो पहले का मनुष्य, ध्यान से समझना, पहले का मनुष्य। ठीक है, और आज क्या है, अभी का मनुष्य बहुत ही फैंसी हो गया है। अभी का मनुष्य बहुत ही फैंसी हो गया है, फैंसी अभी का मनुष्य। तो जो पहले का मनुष्य था वो था आदिम अवस्था में, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था आदिम अवस्था में था। ठीक है, आदिम अवस्था में था। और अभी का जो मनुष्य वो बहुत ही सही है, वो आदिम अवस्था में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सही है। अब क्या है ना कि जो पहले का मनुष्य था वो आता है नियतिवादी विचारधारा के अंदर, और जो हमारा आज का मनुष्य है वो संभववादी विचारधारा में आता है। और जो हमारा ये बीच का जो हमारा विचारधारा है ना, इसका नाम है रुको और जाओ विचारधारा। यानी तुम डरो भी मत और एकदम प्रकृति को अपना गुलाम भी मत बनाओ। यानी रुको और जाओ विचारधारा में ये है कि तुम प्रकृति से मत डरो, ठीक है, और तुम प्रकृति को गुलाम मत बनाओ। यानी रुको और जाओ बता रहा है। यानी मान लो अगर आप गाड़ी, मतलब मान लो आप किसी बाइक से जाते हो
तो रेड लाइट पे एक रेड लाइट आता है, यानी लाल बत्ती जब आता है हमारा, तो आप रुक जाते हो, फिर चलते हो, फिर रुक जाते हो, फिर चलते हो। तो ये क्या है? ये सिग्नल मिल रहा है आपको कि आप रेड लाइट आ चुका है, रुक जाओ। अब रेड लाइट चला गया, चले जाओ। मतलब रुको, यानी प्रकृति को अपना गुलाम मत बनाओ। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पृथ्वी है और उसमें जो मनुष्य है, पहले जैसा था उससे वो अच्छा बनता तो जा रहा है, लेकिन इतना ही अच्छा बनो जितना कि सही लगे। इसलिए इसमें कहते हैं रुको और जाओ, यानी समझते हुए अपना विकास करो, हर चीज देखते हुए विकास करो, यही बताया गया है इसमें। समझ गए? यानी पहले का मनुष्य और अब के मनुष्य का बीच का जो समय था ना, उसको बताया गया है। देखो, इसको जो है ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, ये इसके समर्थक हैं। इस विचारधारा के समर्थक ये हैं, इनको माना जाता है नव निश्चयवादी विचारधारा, मध्यम मार्ग विचारधारा, रुको और जाओ विचारधारा, सभी इनका नाम है। ये नई संकल्पना, इसको मानते हैं पूरी तरह से, पर्यावरणीय निश्चयवाद है ये, ठीक है। और ये जो हमारा पूरा का विचारधारा ना, इसने यही बताया है कि जो हमारा नियतिवादी विचारधारा है और जो हमारा संभववादी विचारधारा है, तो इन दोनों के बीच का जो मार्ग है कि मनुष्य को कब अपना विकास करना है, कब नहीं करना है, कैसे करना है। एक जमाना तो ऐसा था कि जब मनुष्य प्रकृति से डरता था। अब एक जमाना आ गया कि वो प्रकृति को डरा रखा है। मान लो ठंडी आ गया तो मनुष्य चला गया, मनुष्य ठंडी से लड़ेगा नहीं, है ना। ठंडी से मतलब उसको कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि उसने हीटर बना लिया, आग की खोज हो गई, गैस का खोज हो गया, है ना। तो यही हो रहा है, प्रकृति क्या कर रहा है? ठंडी दे रहा है, लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? ठंडी को कहीं ना कहीं उसको पलट के जवाब दे रहा है कि तू ठंडी देगा, लेकिन मैं तेरी ठंडी लूंगा ही नहीं, है ना। मान लो ठंडी का मौसम है, पूरा ठंडी का मौसम है, बर्फ गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, बारिशें आ रही हैं, लेकिन मनुष्य हीटर के अंदर बैठ जाएगा, ठीक है। तो क्या है? तो मतलब वो कहीं ना कहीं प्रकृति पे जीत हासिल कर चुका है। तो रुको और जाओ विचारधारा में यही है कि पहले मनुष्य कैसा था? डरता था, लेकिन अब मनुष्य कैसा हो गया है? बहुत ही बदल गया है। तो उसको कितना डरना है, कितना बदलना है, इसी को बताता है हमारा रुको और जाओ विचारधारा। समझ गए? यानी रुको और जाओ, यही है हमारा। अब क्या होता है संभववाद विचारधारा में? मनुष्य पूरा ही बदल जाता है। आज का मनुष्य जैसा है ना, उसी के जैसा ही हमारा ये विचारधारा है। इसमें जो भी बताया गया है सभी आज के मनुष्य के ऊपर लागू हो जाता है। तो समझते हैं कि क्या इसमें बातें हैं। देखो, पहले मनुष्य कैसा था, यहाँ समझो। पहले मनुष्य कैसा था? आदिम अवस्था में था। अब कैसा हो गया? आप देखो, अब मनुष्य आपको ऐसे दिखेंगे। ये है मनुष्य। एक जमाना था जब मनुष्य बंदर हुआ करते थे, ऐसा माना जाता है। हालांकि कई विद्वान के इस पे वो भी हैं, ठीक है। तो कई कई विद्वान कुछ अलग मानते हैं कि ऐसा नहीं था, कई 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 मानते भी हैं। तो ऐसा हम भी मान सकते हैं कि पहले के मनुष्य बंदर हुआ करते थे, फिर वो धीरे धीरे जो इंसान बनते हुए चले गए। तो आज के मनुष्य ऐसे हैं। लैपटॉप नाम चीज जो है, लैपटॉप नामक जो चीज है, उसका निर्माण हो चुका है। मनुष्य का स्टाइल बदल गया है, मनुष्य का हर चीज बदल गया है, ये सभी बदल गए हैं। तो संभववादी विचारधारा में क्या है कि समय के साथ साथ मनुष्य का विकास होता गया। मनुष्य प्रकृति के नियम को समझता गया कि प्रकृति क्या कर रहा है, मुझे ठंडी दे रहा है ना, तो मैं ठंडी को बचने के लिए कुछ बनाऊंगा। प्रकृति क्या कर रहा है, मुझे गर्मी दे रहा है, तो मैं कुछ ठंडा चीज बनाता हूँ। प्रकृति क्या कर रहा है, बारिश दे रहा है ना, मैं छतरी बना लेता हूँ, चल। प्रकृति क्या कर रहा है, मुझे डांट रहा है, तो मैं कुछ और ले आता हूँ। यानी वो प्रकृति को समझा, प्रकृति के नियमों को समझा और फिर जाके कुछ लाया, है ना। यही है। इसे बिडाल डी ला ब्लास ने दिया था, इसके समर्थक हैं। अब वह प्रकृति से डरता नहीं था, अब वो प्रकृति को हर बार डराता था कि तू मुझे ठंडी देगा तो मैं हीटर बना लूंगा, तू मुझे गर्मी देगा तो मैं कूलर बना लूंगा। कितना गर्मी देगा तू मुझे, ऐसा बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। अब मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार ही ढालने लग गया। प्रकृति में गर्मी है तो वो ठंडी वाला मौसम लाएगा, ठंडी है तो गर्मी मौसम लाएगा। यानी कहीं ना कहीं प्रकृति को ही डराना है। मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगा। आज उसको बिल्कुल डर ही नहीं है बारिश आ जाएगा। आज के ज़माने में छतरी है, वो सोचता है बारिश आएगा तो आ जाने दो, हमारे पास छतरी है, तो वो डरेगा क्यों, है ना। ये जो हमारा तीनों विचारधारा है ना, ये हमारे आज के जीवन से ही प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन को ही बताता है ये विचारधारा, ठीक है। अब मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन करता था, अब मनुष्य संसाधनों का इस्तेमाल भी करने लगा था। मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का विकास भी किया था। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान सकते हो, गर्मी से बचने के लिए कूलर बनाना, या गर्मी से बचने के लिए एसी बनाना, या गर्मी से बचने के लिए बर्फ बनाना, या गर्मी से बचने के लिए फ्रिज बनाना, या गर्मी से बचने के लिए कुछ और बनाना, ठीक है।
ये कुछ एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं मानव का प्रकृतिकरण। देखो प्रकृतिकरण जो है, ये हमारा टॉपिक जो है ना, मानव का प्रकृतिकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारा, एग्जाम में आ जाता है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारे नियतिवादी विचारधारा पर निर्भर करता है। ये मानव का प्रकृतिकरण कहीं ना कहीं नियतिवादी विचारधारा को ही बताता है, उसी विचारधारा को ही बताता है। समझ गए? यही है, इसमें यही बताता है पूरा का पूरा। मानव का प्रकृतिकरण जो टॉपिक है, इसमें यही बताया गया कि पहले मनुष्य कैसा था। अब इस टॉपिक को समझने के लिए आप कैसे समझोगे? मानव का प्रकृतिकरण से ऐसे समझ सकते हो कि मानव प्रकृति के ऊपर गिर गया, मानव का प्रकृतिकरण हो गया, यानी मानव प्रकृति से डरने लगा। ठीक है, मानव है, मान लो एक तरफ मानव है, ठीक है, मानव, और एक तरफ पूरा का पूरा प्रकृति है, तो क्या होता है, मानव प्रकृति के ऊपर गिर जाता है। तो यही कुछ इसका मतलब समझने का एक ट्रिक है। तो ये समझते हैं कि मानव का प्रकृतिकरण क्या था, पहले कैसा था। देखो, मनुष्य के प्रकृतिकरण का अर्थ है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य, मनुष्य अपने आप को प्रकृति वातावरण के अनुकूल बनाते हैं और जीने के लिए प्राकृतिक नियम का पालन करते हैं। जब तकनीकी विकास का स्तर बहुत ही निम्न स्तर था, यानी तकनीक उस समय था ही नहीं, साइकिल नामक चीज ही नहीं था, बाइक था नहीं, हीटर था नहीं, कूलर था नहीं, एसी था नहीं, फ्रिज था नहीं, कुछ था ही नहीं। तब क्या था, प्राकृतिक मनुष्य थे। मनुष्य क्या करते थे, प्राकृतिक रूप से सोचते थे, जो प्रकृति को सुनते थे। ये प्रकृति को सुनते थे कि इनको ऐसा लगता था कि प्रकृति कुछ हमें कह रहे हैं। ठीक है, उस समय के जो हमारे मनुष्य थे, वो एक तरह से प्रकोप मानते थे, एक तरह आप कह सकते हो कि पृथ्वी को या फिर प्रकृति को एक प्रकोप मानते थे कि बारिश आ जाएगा तो ऐसा लगेगा कि किस देवता ने क्या कह दिया, उन्होंने बारिश गिरा दिया हमारे ऊपर, ऐसा कुछ डरते थे वो लोग। प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति यानी पेड़ पौधों के सामने खड़े हो गए, उनकी पूजा हो रही है, आसमान को देखकर पूजा कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि चांद को देख के पूजा हो रहा है, तारे को देखकर पूजा हो रहा है, यानी सभी प्रकार से प्रकृति का ही पूजा करते थे उस समय का मनुष्य। यही हमारा है मानव का प्रकृतिकरण। और आगे समझते हैं कि कैसा मनुष्य था। मानव के आदिम समाज प्रकृति प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते थे। समझ रहे हो? उदाहरण के लिए आप मानो कि मध्य भारत की जनजातियां मानव के प्रकृतिकरण का ही एक उदाहरण है ना? तो यही कुछ हमारे इसमें बातें हैं। अब आगे समझते हैं। देखो, क्योंकि वह महुआ के पेड़ के फूल, घास के पत्ते, जंगल, सभी चीज, मतलब जंगल के जो भी चीज है, फल है, फ्रूट, कुछ भी है, उन सबको लाते थे और खाते थे, अपना गुजारा करते थे। चूल्हा कुछ था ही नहीं, गैस का निर्माण नहीं हुआ था, तो ये जीते कैसे होंगे? ये खुले में जाते होंगे, जो पानी होता था नदी का उनको पीते थे, और जो जंगल में जाते थे और वहाँ पे जो भी फल था, सेब था, संतरा था, कुछ भी गन्ना था, उन सबको खाते थे और अपना गुजारा करते थे। प्रकृति से डरते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। ऐसा ही मनुष्य हमारा आदिम अवस्था में था पहले। वह जो है पलाश और साल के पेड़ों को आश्रय के लिए इस्तेमाल करते थे। वो जो है ना, पेड़ के नीचे सोते थे। उन्होंने बीमारी को दूर करने के लिए वहां उपलब्ध जो जड़ी बूटियां जो है उनका इस्तेमाल किया। किसी को बुखार है तो वहीं पेड़ को काट कर उसको पीस पीस के ईंटे से उसका कुछ जड़ी बूटी बना के उसको खा जाएंगे, बुखार ठीक हो जाएगा। पर आजकल क्या है, आजकल दवाइयाँ चाहिए ना, तो पहले से मनुष्य बदल गया है। वह उनके प्रति इतने दयालु होने के लिए प्रकृति जंगल की पूजा भी करते थे। यानी पहले का मनुष्य उल्टा था। लेकिन अब क्या होता है, अब पहले वाले मनुष्य की तुलना में अभी का मनुष्य बिल्कुल बदल गया है। अब प्रकृति का ही मानवीकरण हो गया। अभी क्या था, अभी प्रकृति का मानवीकरण हो गया। पहले क्या था, पहले मानव का प्रकृतिकरण था। ध्यान से समझना, पहले मानव का प्रकृतिकरण था, लेकिन अब क्या होता है, प्रकृति का ही मानवीकरण हो जाता है। प्रकृति पलट जाता है। समझ लो, शब्द पलट गया। एक शब्द था हमारा मानव का प्रकृतिकरण, अब एक शब्द हमारा आ गया प्रकृति का मानवीकरण। दोनों के बीच में काफी अंतर है। समझ रहे हो? कई बच्चे क्या करते हैं कि प्रकृति के मानवीकरण में वो टॉपिक डाल लेते हैं और वो वाला उसमें डाल लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं शब्दों का उल्टा पुल्टा हो जाता है उनका। तो प्रकृति का मानवीकरण का जब भी बात आए तो आप समझ जाना कि आज के मनुष्य की बात यहाँ पर करनी है। और मानव का प्रकृतिकरण का बात आए तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो पहले के मनुष्य थे उनकी जैसी बातें करनी है।
समझ गए? तो यही है। तो प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ? आज मनुष्य इतना सब कुछ ले आया, इतना टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी मैं कंप्यूटर की सहायता से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब जो सुविधा है, ये सब कहाँ से आ गए? ठीक है, ये जो पृथ्वी है, ये कम से कम बताओ 4000 साल पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। मनुष्य आते हैं और जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, मनुष्य ने अपना विकास किया, पृथ्वी का विकास किया, अपना विकास किया, इसी पृथ्वी के अंदर रहकर विकास किया। ठीक है, कैसे आज का मनुष्य ऐसे हो गया, तो इसको समझते हैं। देखो, समय के साथ साथ मानव पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगा। मानव ने अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया। फिर मानव ने बेहतर प्रौद्योगिकी का यानी टेक्नोलॉजी का विकास किया। प्रौद्योगिकी का विकास के बाद क्या क्या किया इसने? इसने क्या, अस्पताल बनाया, नगर बनाया, खेत बनाया, फलोद्यान बनाया, मैदान, चरागाह, पत्तन, अंतरिक्ष, सभी चीज इसने बनाया। पहले क्या था? ना अस्पताल थे, ना नगर थे, ना खेत थे, कुछ भी नहीं थे पहले। लेकिन अब क्या है? अस्पताल है, नगर है। ठीक है, सभी प्रकार की चीजें मनुष्य ने धीरे धीरे बनाया, है ना। अब हमारा 11वां टॉपिक सबसे लास्ट है, प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ। आजकल देखोगे आप, बहुत ही चीज है, आप क्या कहूँ मैं आपको, बहुत ही चीज है टेक्नोलॉजी में। भले ही मोबाइल में, फोन पे हो, पेटीएम हो, कुछ भी ऐसा हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, ये सभी चीज यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन पहले क्या थे? पहले कुछ नहीं था। पहले का समय अभी के मुकाबले बहुत ही अलग था। तो हम समझते हैं मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का जो विकास है वो कैसे किया, कैसे उसने किया, क्या क्या उसने नियम समझे। तो 3 नियम आपके बुक के अंदर दे रखे हैं। मनुष्य ने प्रकृति के नियम को समझने के बाद ही टेक्नोलॉजी का विकास किया। 3 हमारे उदाहरण हैं जो बुक के अंदर दे रखे हैं, आप देखोगे तो वहां पर पहला है घर्षण एवं ऊष्मा। तो घर्षण और ऊष्मा की जो संकल्पनाएं है ना, उन्होंने आग की खोज में हमारी मदद की है। दूसरा क्या है? डीएनए वाला, यानी इसने क्या किया है, इसके नियमों को जब भी हमने समझा, डीएनए के नियमों को जब भी समझा, खून के नियमों को समझा, तो हमने कई कई बीमारियों पर जो है जीत हासिल हमने कर लिया है। तीसरा हमारा क्या है? वायु गति के नियम। आज आप देखोगे फॉर्चूनर है, या कोई भी गाड़ी है, बीएमडब्ल्यू है, या बाइक है, कुछ भी है, तो वो गाड़ियां जो बन रही है ना, वो कैसे बन रही है? पहले तो घोड़े थे, उन पे जाते थे आदमी। तो वायु गति के नियमों को समझने के बाद जो है ना, तेज गति वाले वाहन का निर्माण हुआ। और आज देखोगे तो आप, बहुत ही ज्यादा विकसित हो गया है भारत, बहुत ज्यादा उसके पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो आज के समय का मनुष्य कैसा था, एक टॉपिक हमारा है। देखो, आज का मनुष्य कैसा है, उसके मस्तिष्क का दिमाग हो चुका है बहुत अच्छा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हमारा चैप्टर था यहाँ समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर था, मैंने आपको बहुत ज़्यादा बताया है। टॉपिक इसमें यही था कि पहले मनुष्य कैसा था, अब कैसा है, इनके बीच में संबंध कैसा है, पृथ्वी और मनुष्य के बीच में, वही बताया गया है। तो आज के समय का मनुष्य कैसा है, एक बार ये समझ लो। देखो, पहले मनुष्य कैसा था पृथ्वी के अंदर, आदिम अवस्था में था, लोगों की सुनता, मतलब पृथ्वी की सुनता था, प्रकृति की सुनता था, उसकी पूजा करता था, डरता था उससे। कोई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था, आदिम अवस्था में था वो, है ना। उसका जो मस्तिष्क था, उसका जो दिमाग था, उसका विकास नहीं हुआ था, सोचने की क्षमता नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन आजकल क्या है कि मनुष्य का दिमाग विकसित हो चुका है, गाड़ियां का निर्माण हो चुका है। ठीक है, मनुष्य का जो पहनावा है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, मनुष्य का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं सब कुछ बदल चुका है। पृथ्वी वही है, लेकिन पृथ्वी के अंदर के सामान बदल गए हैं। मान लो पृथ्वी है पूरा का पूरा, पृथ्वी के अंदर जितने भी देश हैं, सभी देश बदल चुके हैं। पृथ्वी के अंदर जो भी देश आते हैं, सभी के अंदर के जो सामान है वो सभी बदल चुके हैं। बाकी पृथ्वी तो हमारा वैसा ही है। तो यही हमारा ये भूगोल था। भूगोल ने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, भूगोल सब्जेक्ट सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है। और ये जो सब्जेक्ट होता है, ये बहुत ही मतलब ऐसा होता है जिसको पढ़ने के बाद आपको कहीं ना कहीं दिमाग, कहीं ना कहीं आपका थोड़ा विकसित हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी तो मिल गई होंगी कि पृथ्वी कैसा था, अब कैसा है। तो यही हमारा पार्ट पार्ट क्या कहूँ आपको, चैप्टर ही हमारा पूरा समाप्त हो गया। एक ही वीडियो में हमारा चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, और वीडियो लाइक कर सकते हैं, और बाकी कमेंट करके आप बोल सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं आया। और वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,